गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे रोपण कृषि से संबंधित। रोपण कृषि क्या होती है, कौन से क्षेत्र में की जाती है। ये आपका चैप्टर पढ़ रहे थे आप, प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उनमें आता है। तो देखिए, रोपण कृषि कहाँ पर की जाती है। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे कि रोपण कृषि जो वृहद क्षेत्रीय लाभोन्मुखी उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो यूरोपियन जो उपनिवेशी हैं, ठीक है, जिन्होंने दूसरे देशों में जो गए हुए हैं, उन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास के पौधे लगाए। इस प्रकृति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि का क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश होती है, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। देखिए, यह रोपण कृषि की आपको विशेषताएं बताई गई हैं कि रोपण कृषि क्या होती है। सबसे पहली बात यह है कि जो रोपण कृषि है वह काफ़ी बड़े भूभाग पर होती है, ठीक है, काफ़ी विस्तृत एरिया पर होती है, और जो इसमें पूंजी लगाई जाती है, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो काफ़ी अधिक मात्रा में की जाती है। तकनीकी आधार व वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक इसमें सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एंड कोको की पौध लगाई। ब्रिटेन वासियों ने, जो ब्रिटेन वासी थे, ठीक है, हम पहले ब्रिटेन के अंडर ही थे, गुलाम थे हम इनकी, तो ये कहते हैं ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय की बाग लगाए, मलेशिया में रबड़ के बाग और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों का एकाधिकार था। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है, ब्राज़ील में अभी भी मतलब कुछ कृषि के बागान हैं, कॉफ़ी के बागान हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। वे यूरोप वासियों के नियंत्रण में हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर ब्रिटेन वासी, जो ब्रिटेन से संबंधित लोग थे, उन्होंने यहाँ पर चाय के बागान लगाए थे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से कह रहा है कि यदि हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं, ठीक है, तो उन्हें फेजेंडा कहा जाता था, यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है। अब देखिए, उसके बाद देखते हैं विस्तृत वाणिज्य और अनाज कृषि। मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ की जाती है, मध्य अक्षांश, ठीक है, जो अर्ध शुष्क एरिया हैं उन पर यह खेती की जाती है। इसकी मुख्य फसल जो है वह गेहूँ होती है, यद्यपि अन्य फसलें इसमें मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक के सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि आपको ये चित्र दिखाया गया है, इसमें कुछ यंत्रों का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। एकड़ के हिसाब से देखें तो उत्पादन कम होगा, लेकिन व्यक्तियों का प्रयोग यहाँ पर कम किया गया है, यंत्रों का, मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, इसलिए जो प्रति व्यक्ति की यदि मैं बात करूँ तो वो फसल ज़्यादा होती है। कंबाइन क्रू एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने में सक्षम है, ठीक है। कंबाइन के द्वारा कई हेक्टेयर जो भूमि का अनाज है वो जल्दी ही कटाई हो सकती है। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र कहाँ पर है, यूरेशिया के स्टेपेस, उत्तरी अमेरिका के पेरियस, अर्जेंटीना के पंपास और दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान हैं। मिश्रित कृषि देखते हैं, मिश्रित कृषि कौन सी होती है। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में होती है। कहाँ होती हैं, जो डेवलपिंग एरिया हैं, जो काफ़ी विकसित हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर पश्चिमी यूरोप,
उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग हैं एवं दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इनका विस्तार है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा, जहाँ आपको ये डार्क एरिया नज़र आ रहे हैं, ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र आपको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दक्षिणी एरिया में कौन सा क्षेत्र है, ये उत्तरी अमेरिका में देख सकते हैं, अफ्रीका का बिल्कुल साउदर्न मोस्ट, और यूरोप कंटिनेंट की बात करूँ तो सेंटर में एशिया के यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया के भी बिल्कुल साउथ वाले एरिया में ये खेती की जाती है। इस कृषि में अब देखिए, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। जो यह कृषि होगी इसमें खेतों का आकार मध्यम होगा। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों ही इसकी समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे कि मवेशी हैं, भेड़ हैं, सूअर हैं, कुकर आय के मुख्य स्रोत हैं एवं फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकसित कृषि यंत्र, इमारतों एवं रासायनिक एवं वनस्पति खादें, जिन्हें हरी खादें भी कह सकते हैं हम, कि गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय होती है। साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। अब डेयरी कृषि की देख लेते हैं। डेयरी कृषि क्या होती है, देखिए यहाँ से, डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। दुधारू डेयरी कृषि क्या होती है, जिसके अंदर दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनका पालन पोषण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, डेयरी कृषि कहा जाता है। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के लिए भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक व्यय किया जाता है। इसमें गहन कृषि की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की कई तरह होती हैं, इनमें कई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता ना हो। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। ठीक है, ताकि जो डेयरी से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हों उन्हें मार्केट तक आसानी से पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के लिए अच्छे बाजार उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन हैं, प्रशीतकों का उपयोग किया जाता है। पेस्चराइजेशन, पस्तरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादकों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्य डेयरी कृषि 3 प्रमुख हैं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा का, तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड का, और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया का क्षेत्र दिया गया है। अब हम देख लेते हैं मिश्रित कृषि कहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो मिश्रित कृषि से आपने पीछे पढ़ा था, मिश्रित कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। ये इससे संबंधित आपको ब्लैक शीट जो दे रखी है वो आपको एरिया गिवन है। फिर उसके बाद देखिए भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ की जाती है। भूमध्य सागर कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में, ट्यूनीशिया में अटलांटिक तक फैला हुआ है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़्यादातर यह किस लिए मतलब यूज़फुल है, खट्टे फलों की जो आपूर्ति है इन्हीं क्षेत्रों से होती है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छी किस्म के अंगूरों से अच्छी गुणवत्ता वाली मदिरा का भी उत्पादन किया जाता है। जो भूमध्य सागरीय एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर अंगूर की खेती की जाती है और अंगूर ज़्यादा होते हैं, अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, इसलिए यहाँ पर मदिरा का भी उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती हैं। अंजीर व जैतून भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त
राज्य में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से इनकी पूर्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं खाद्यान्न उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे कि सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। देखिए बेटा, यहाँ से क्लियर है कि बाजार के लिए सब्जी खेत और जो उद्यान लगाए जाते हैं, ठीक है, तो इनसे जो पैसा मिलेगा, जो मुद्रा मिलेगी वो ज़्यादा मिलती है क्योंकि जो इनकी मांग है वह नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों जहाँ ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं, इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक और अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग किया जाता है। देखिए, जो यह कृषि की जाती है तो इसमें देखिए, इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इसमें अच्छे उर्वरक होनी चाहिए, अच्छी किस्म के बीज और कीटनाशी व हरित जो हरा गृह एवं शीत क्षेत्रों में जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर कृत्रिम ताप का मतलब आप समझते हैं आर्टिफिशियल, नेचुरल प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से जो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया उसका प्रयोग इस कृषि के अंदर किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग के एक भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित हैं जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागबानी फसल विशेषतः ट्यूलिप पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषि केवल सब्जियां पैदा करता है, देखिए, जिन प्रदेशों में कृषक केवल क्या पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, वहाँ इसको ट्रक कृषि का नाम दिया गया है। कौन से क्षेत्र को ट्रक कृषि कहा जाता है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो ट्रक कृषि कौन सी होती है? जहाँ पर एक कृषक, एक किसान जो खेती करता है वह केवल सब्जियों की करता है तो उसे ट्रक कृषि कहा जाता है। ट्रक फार्म एक बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। पश्चिमी यूरोपीय एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। उद्यानों से संबंधित व कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन को पाला जाता है जिनमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुकुर होते हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है जिसे कारखाना कृषि का नाम दिया गया है। कौन से पशुओं को इसमें पाला जाता है? गाय, बैल एवं कुकुर को इसमें पाला जाता है। इस बाड़े पर कारखानों में तैयार बनाए भोजन पर रखा जाता है एवं उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियां कुकुर एवं पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कृषि करने वाले संगठन के आधार पर ही कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियां जो कृषि में सहायक हैं से प्रभावित हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सहकारी कृषि की। सहकारी कृषि क्या होती है? जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाए और कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अशुभ रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह जो सहायता है कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है।
डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यावहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। क्लियर टू यू?